एस्केप रूम एक हॉलीवुड साईफाई थ्रिलर मूवी जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है और इस मूवी ने 155.7 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। कहानी की शुरुआत में अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को एक पजल क्यूब सॉल्व करने पर एस्केप रूम में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया जाता है और जो भी उस एस्केप रूम को सक्सेसफुली एस्केप कर लेगा उसको $10,000 ये प्राइज मनी दी जाने वाली होती है। फिर आगे वे 6 लोग एस्केप रूम में पार्टिसिपेट करने के लिए बताई हुई बिल्डिंग में आते हैं और सबको एक रूम में बैठा दिया जाता है। उसमें से जोई एक फिजिक्स स्टूडेंट होती है और बेन एक स्टोर में काम करता है। माइक एक ट्रक ड्राइवर होता है और एमेंडा इराक वॉर सोल्जर होती है। डैनी एक गेमिंग में इंटरेस्ट रखने वाला लड़का होता है। जेसन एक डे ट्रेडर होता है। फिर थोड़ी देर बाद बेन उस रूम के बाहर जाने की कोशिश करता है पर दरवाजे का हैंडल गिर जाता है। फिर सबको लगता है कि चैलेंज अभी से स्टार्ट हो चुका है। फिर सब एस्केप के लिए क्लूज को ढूंढने लगते हैं। जोई उस एग्जिट डोर पर कुछ पासवर्ड जो कि नंबर में होता है उसको एक किताब के द्वारा फिलअप करती है पर उससे वो दरवाजा नहीं खुलता, उल्टा उससे रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। फिर सबको टेबल पर बटन्स मिलते हैं, उनके दबाने से एक डक का रास्ता खुल जाता है पर इन बटन्स को दबाकर ही रखना पड़ता है वरना ये रास्ता बंद हो जाता है। फिर सब एक एक करके उस डक से होकर जाते हैं। आखिर में बेन और डैनी पानी से ग्लास भरकर उन बटन्स पर रखते हैं ताकि वो डोर खुला रह पाए। फिर वे दोनों उस दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और उस रूम में आग लग जाती है। फिर सब डक से होकर दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। फिर उधर से एक हिस्टोरिकल क्लू के द्वारा उस रूम का दरवाजा खोला जाता है और बाहर जाने के बाद वे सब एक बर्फ वाले एरिया में आ जाते हैं। उधर नदी बर्फ बन गई होती है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये भी एक एस्केप रूम ही है और आगे इनविजिबल वॉल है, उसमें एक की चाहिए होती है। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें एक वुल्फ के पुतले में मैग्नेट मिलता है। उसे फिशिंग रॉड जो कि पेड़ पर मिली थी उससे अटैच करते हैं और नदी में डालते हैं। उसके बाद उस फिशिंग रॉड से एक मेटल का बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में बर्फ जम गई होती है और उस बर्फ में चाबी होती है। उसके तुरंत बाद डैनी बर्फ के बीच से गिर जाता है और वो डूब जाता है। फिर आगे वे सब अपनी बॉडी के हीट से बॉक्स के बर्फ को मेल्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने में वो सब कामयाब भी हो जाते हैं और चाबी का इस्तेमाल करके डोर को ओपन करने के बाद नेक्स्ट रूम में आ जाते हैं। वो रूम पूरा उल्टा स्थित होता है। एमेंडा ऊपर की तरफ चढ़कर पजल सॉल्व करने की कोशिश करती है। उधर उसे कुछ नंबर की आवश्यकता होती है। फिर सभी उन नंबर को ढूंढने की कोशिश करते हैं पर बीच बीच में फर्श के हिस्से नीचे गिर जाते हैं। फिर आगे उन्हें सब नंबर्स मिलते हैं और एमेंडा उन्हें इंसर्ट भी करती है और उसको की मिल जाती है पर वो की नीचे फर्श पर गिर जाती है और बाकी सब एग्जिट डोर पर वेट कर रहे होते हैं। एमेंडा उस की को लेने के लिए जाती है पर वो फर्श गिरने ही वाला होता है तो एमेंडा अपने साथियों की तरफ वो चाबी फेंक देती है और वो फर्श के साथ नीचे गिर जाती है। फिर आगे सब उस की मदद से नेक्स्ट रूम में एंटर करते हैं और उधर उन्हें कुछ अस्पताल के बिस्तरों के माध्यम से याद दिलाते हैं कि वे अलग अलग प्रकार के मुसीबतों से अकेले बचे हैं, जैसे कि माइक एक माइनिंग गुफा से बच गया, जोई एक एरोप्लेन क्रैश से बच गई, जेसन ठंडे मौसम में एक जहाज के मलबे से बच गया और बेन एक कार एक्सीडेंट में बच गया जहां उसके दोस्तों की मौत हो गई। फिर जोई को पता चलता है कि इस गेम का मकसद ये कंफर्म करना है कि कौन सा खिलाड़ी सबसे भाग्यशाली है। फिर जेसन इस रूम से बाहर निकलने के लिए माइक को मौत के घाट उतार देता है क्योंकि थोड़े वक्त बाद इस रूम में पॉइजनस गैस लीक होने वाली होती है। दरअसल जेसन को एक हार्ट बीट के रिलेटेड
क्लू मिला था और उसे लगा कि किसी के हाई हार्टबीट रेट को डिटेक्ट करने पर इस रूम का डोर ओपन हो सकता है। तो इसके लिए जेसन माइक को शॉक देकर उसकी हार्टबीट बढ़ाकर डिटेक्ट करता है, पर उससे डोर ओपन नहीं हो पाता। पर तुरंत बाद माइक की मौत हो जाती है। फिर आगे जेसन को लगता है कि ज्यादा हार्टबीट की जगह कम हार्टबीट डिटेक्ट करने पर ये डोर ओपन होगा, तो वो शांत होकर अपनी हार्टबीट डिटेक्ट करवाता है और इससे डोर ओपन हो जाता है। फिर बेन और जेसन अगले रूम में चले जाते हैं। उसी दौरान पॉइजनस गैस लीक होने की वजह से जोई उधर ही बेहोश होकर गिर जाती है। नेक्स्ट रूम ऑप्टिमल इल्यूजन और स्ट्रोब रोशनी वाला कमरा होता है। उधर जेसन और बेन एक हैच के द्वारा डोर ओपन करते हैं, पर ऐसा करने के बाद उन दोनों को अजीब भ्रम होने लगते हैं, जैसे कि वे एक दूसरे को मेल्ट होते हुए देखते हैं और उस हैच के पीछे तुम्हारे लिए एंटीडोट खोजना बेस्ट रहेगा ऐसा लिखा होता है। तो वे दोनों उस एंटीडोट को खोजने लगते हैं और उन्हें वो मिल भी जाता है, पर एक ही एंटीडोट होता है, इसलिए वे एंटीडोट लेने के लिए झगड़ते हैं और मारपीट भी करते हैं। आखिर में बेन वो एंटीडोट खुद को इंजेक्ट करता है और उन इल्यूजन्स और मारपीट करने की वजह से जेसन की उधर मौत हो जाती है और बेन उस हैच के द्वारा ओपन किए हुए डोर से आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ पिछले रूम में जहाँ पॉइजनस गैस फैली थी, उधर दो आदमी डेड बॉडीज को ठिकाने लगाने के लिए आते हैं, पर तभी जोई अचानक से उठकर उन पर हमला करती है। दरअसल जब गैस लीक हो गई थी, तब जोई ने सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल किया था और जिस रास्ते से वे दोनों मेंबर आए थे, उसी रास्ते से होकर जोई रूम से बाहर निकल जाती है। और इधर लास्ट रूम में एक दीवार बेन को कुचलने के लिए अंदर की ओर आने लगती है, पर बेन उस रूम से जैसे तैसे करके एस्केप कर लेता है और बाहर आने के बाद वो गेम मास्टर से मिलता है, जो इस गेम को कंट्रोल कर रहा होता है। इसी ने ही पहेलियां डिजाइन की थी। फिर गेम मास्टर बताता है कि हर साल वे खिलाड़ियों को लुभाते हैं, उनमें कॉलेज के एथलीट्स जानकार होते हैं और अमीर दर्शक रिजल्ट पर दाव लगाते हैं कि कौन सा प्लेयर ये गेम जीतेगा। फिर आगे गेम मास्टर बताता है कि जो भी प्लेयर इस गेम में जीत जाता है, उसको नेक्स्ट गेम खेलने के लिए लुभाया जाता है। फिर आगे गेम मास्टर बेन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जोई आकर बेन को बचाती है और वे दोनों मिलकर गेम मास्टर को मार देते हैं। फिर थोड़े दिनों बाद बेन अस्पताल में ठीक हो जाता है, तो जोई एक जासूस के साथ उसी बिल्डिंग में लौटती है जिधर उनको एस्केप रूम के लिए बुलाया गया था। पुलिस जोई पर विश्वास नहीं करती क्योंकि गेम के सभी सबूत गायब हो गए होते हैं। पुलिस बेन पर भी विश्वास नहीं कर सकती क्योंकि बेन ने ड्रग्स लिए हैं ऐसा मेडिकल रिपोर्ट में दर्शाया गया था। फिर आगे दीवार पर कुछ अलग अलग आकृतियों को देखते हुए जोई ने वुटन वू इन शब्दों को नोटिस किया और महसूस किया कि वे नो वे आउट के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। ये शब्द खेल खत्म नहीं हुआ है ऐसा सुझाव देते हैं। फिर आगे 6 महीने बाद जोई बेन से मिलती है, उसे अखबार की न्यूज दिखाती है। उन न्यूज में एस्केप रूम में जो बाकी के खिलाड़ी थे, उनकी मौतों को रोजमर्रा की दुर्घटना के तौर पर बताया जाता है। बेन जोई को इसके बारे में ना सोचने के लिए कहता है, पर जोई उसकी बात नहीं मानती। फिर वो बेन को सुराग बताती है जो मैनहट्टन शहर में एक इलीगल बिल्डिंग की ओर इशारा करता है। फिर बेन उसके साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है और दूसरी तरफ पजल डिजाइनर दूसरे लोगों के साथ एस्केप रूम का गेम खिलवा रहा होता है और आखिर में जोई और बेन के लिए एक और नया गेम बनाने के ऑर्डर्स पजल डिजाइनर दे देता है। इस मूवी में पजल डिजाइनर और उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती और इधर ये फिल्म खत्म हो जाती है।